हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद वाला हिस्सा देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। मंत्रिपरिषद आता है तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, इसके अलावा मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, ये वाला हिस्सा हम लोग आज कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अनुच्छेद 74 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब ये समझिए कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? जो विभिन्न विभाग हैं, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, रक्षा क्षेत्र, वित्त वाला क्षेत्र और उसके अलावा रेलवे है, उसके अलावा और भी कानून एक क्षेत्र है। तो ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको विभागों में बांट देना, हर क्षेत्र के लिए एक विभाग बना देना, उनको है ना, बहुत सारे टॉपिक्स को विभागों में बांट देना, उस विभाग का एक मंत्री होता है। तो ये जो विभागों में बांट देना विभिन्न क्षेत्रों को कहलाता है पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली। ठीक है, तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो। इसकी शुरुआत किसने की थी? कैनिंग ने की थी। कब की थी? 1861 में की थी। ठीक, समझ गए। अब मंत्रिपरिषद की संरचना देखते हैं हम लोग कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है। मंत्रिपरिषद में तीन, देखिए मेन जो है, पहला शामिल होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो प्रमुख मंत्री होता है उस विभाग का कैबिनेट मंत्री। जैसे रक्षा विभाग है, निर्मला सीतारमण जी अभी रक्षा विभाग है, राजनाथ सिंह जी रक्षा विभाग देख रहे हैं, तो राजनाथ सिंह जी उस मंत्रालय के प्रमुख हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। अंतिम मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहता है? कैबिनेट मंत्री के पास। ये मेन डिसीजन मेकर रहता है, इनका डिसीजन सभी के लिए बाध्यकारी रहता है। ये उस विभाग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, और सभी महत्वपूर्ण निर्णय अंतिम रूप से जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। ठीक, कैबिनेट मंत्री समझ गए। उनके नीचे उनको सहायता और सलाह देने के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए एक एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री सभी राज्य का एक एक होगा क्या? नहीं, राज्य मंत्री एक ही होता है। ठीक है, ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हर राज्य से एक राज्य मंत्री आएगा। अगर हर राज्य से एक राज्य मंत्री आएगा तो मंत्रिपरिषद का आकार तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हर राज्य से एक राज्य मंत्री नहीं आता है। एक कैबिनेट मंत्री का सहायता और सलाह देने के लिए एक ही राज्य मंत्री रहता है। एक ही राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है जो कि मुद्दों पर, रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी सहायता के लिए एक ही राज्य मंत्री होगा जो उनको सहायता देगा और सलाह देगा। ठीक, अब एक प्रकार का ये होता है। उसके बाद उपमंत्री। उपमंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री को सहायता कौन देगा? उपमंत्री देगा। राज्य मंत्री की सहायता उपमंत्री करेगा। तो राज्य मंत्री के पीछे एक उपमंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री के पीछे एक राज्य मंत्री उनको सलाह देने के लिए, एक राज्य मंत्री के पीछे एक उपराज्य मंत्री, उपमंत्री मतलब उपमंत्री, जो राज्य मंत्री को सहायता और सलाह देते हैं। ठीक, समझ गए आप। अब देखिए, मान लो जाए कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित है, या फिर उनको मतलब उनकी कोई किसी भी तरीके से उनका तबीयत खराब हो गई है, या फिर वो घूमने चले गए हैं, या किसी भी तरीके से वो अनुपस्थित हैं, तो उनको, उनके प्रभार को, अंतिम जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहता है? कैबिनेट मंत्री के पास रहता है। तो उनके डिपार्टमेंट से संबंधित जो निर्णय है वो कौन लेगा जब वो अनुपस्थित हैं? तो इस वजह से जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर रहता है वो कैबिनेट मंत्री के पास रहता है, और उनके विभाग का निर्णय अगर उनकी अनुपस्थिति में लेने के लिए ये जो राज्य मंत्री रहते हैं उनको उस मंत्रालय का प्रभार दे दिया जाता है। जैसे कि हमारे वित्त मंत्री अगर अनुपस्थित है तो राज्य मंत्री को, उनकी सहायता के लिए जो राज्य मंत्री है उनको उनकी अनुपस्थिति में एक उनके मंत्रालय का प्रभार दे दिया जाएगा, और जब तक वो प्रभार पे रहेंगी उन्हें कहा जाएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या कहा जाएगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जब उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है, हम लोग वित्त विभाग की बात कर रहे थे, तो वित्त विभाग की जो मंत्री हैं वो वापस आ गई, ठीक है, छुट्टी से वापस आ गई, उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो ये पद हो जाता है समाप्त। ये पद परमानेंट पोस्ट नहीं है, केवल तब तक ये पद अस्तित्व में रहता है जब तक कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हो किसी कारणों से। ठीक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो रहते हैं उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं जब तक वे अनुपस्थित रहते हैं। जब वे उपस्थित हो गए इनका कार्यभार समाप्त हो जाता है। समझ गए आप लोग? कैबिनेट मंत्री जो
मेन हेड रहेगा, डिसीजन मेकिंग पावर, राज्य मंत्री उनकी सहायता के लिए, उप मंत्री उनकी सहायता के लिए, और किसी भी तरीके से अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह उनको प्रभार दे दिया जाता है, राज्य मंत्रियों को उनका प्रभार दे दिया जाता है कुछ समय के लिए, उसे कहा जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में और बहुत से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद एक चीज़ देखिए, राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते। देखिए राज्य मंत्री का काम क्या है, सहायता और सलाह देना कैबिनेट मंत्री को, उप मंत्री का काम क्या है, सहायता और सलाह देना राज्य मंत्री को। ये लोग कैबिनेट में जाके क्या करेंगे, ये लोग कैबिनेट में बैठकों में भाग नहीं लेते। जब उप मंत्री स्वतंत्र प्रभार भाग, देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री नहीं, यहाँ पे उप मंत्री नहीं आएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं, जब कोई राज्य मंत्री को, किसी भी राज्य मंत्री को कोई कैबिनेट का प्रभार दे दिया जाता है, अब जैसे कि रक्षा विभाग इनको दे दिए आप राज्य मंत्री को, जैसे कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है किसी कारणों से, अब इस राज्य मंत्री को क्या दे दिए, स्वतंत्र प्रभार दे दिए, रक्षा मंत्री मतलब कि उस डिपार्टमेंट का क्या कर दिए, उनको हेड बना दिए कुछ समय के लिए, जब तक अनुपस्थित है उनके मेन मंत्री जो हैं वो, तब तक तो उनके जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब तो वही देंगे ना, उनकी वो जब तक प्रभार में है तब तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपार्टमेंट की किनकी है, स्वतंत्र प्रभार की। तो बुलाए जाने पर, आमंत्रित किए जाने पर, बुलाए जाने पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो रहते हैं वो भाग लेते हैं कैबिनेट की बैठकों में, बाकी जो राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं हैं वो भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब देखिए संसदीय सचिव, मंत्रियों की सहायता करते हैं, ठीक है, जो मंत्री कैबिनेट मंत्री उन्हीं की सहायता के लिए होते हैं, इनका दर्जा मंत्रियों के समान ही होता है क्योंकि उनकी सहायता करते हैं लोग, तो इनको भी मंत्रियों के समान दर्जा दिया गया है, इनका कोई खास वैसा काम नहीं होता, उनको केवल सहायता के लिए ये लोग रहते हैं, ठीक है। किचन कैबिनेट क्या होता है, 15-20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का समूह होता है जो विश्वसनीय सदस्य रहते हैं, प्रधानमंत्री के बहुत ही विश्वसनीय सदस्य, या कहा जाए इसको पारिवारिक सदस्य भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि पारिवारिक सदस्य या बहुत ज़्यादा विश्वसनीय मंत्रियों का जो समूह होता है, जिनसे एडवाइस लेते हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीबी लोगों का जो समूह होता है उसे कहते हैं किचन कैबिनेट, जिनसे वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे में एडवाइस लेते हैं। अब ये देखिए ये क्या होता है, पारिवारिक सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि देखिए आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो जब वो एक जगह पे गए हुए थे, बाहर थे, तो उनका एक लेटर को राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, तो वो किचन कैबिनेट में शामिल थे राहुल गांधी उनके, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं, ठीक, तो याद रखिए। अब देखिए किचन कैबिनेट ये होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, समूह में, ठीक है। जो मंत्री होते हैं वो कोई भी राज्यसभा लोकसभा दोनों से हो सकते हैं, मैक्सिमम मंत्री लोकसभा से रहते हैं, पारंपरिक तरीके से, एक तरीके मेजॉरिटी आप देखेंगे तो लोकसभा से रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है, लोकसभा से रह सकते हैं, राज्यसभा से भी रह सकते हैं, लेकिन समूह के रूप में वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75(3) यही कहता है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी क्यों होते हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी क्यों होते हैं, इसका भी कारण मैं बता रहा हूं। देखिए समूह में जो सवाल पूछा जाता है संसद सदस्यों के द्वारा, अन्य संसद सदस्यों के द्वारा जो सवाल पूछा जाता है मंत्रियों से लोकसभा में, उनका जवाब उनको देना पड़ता है। तो सामूहिक जवाब कौन देगा, समूह में सवाल लोग पूछेंगे सांसद, उनका जवाब कौन देगा, लोकसभा में कौन देंगे, मंत्री लोग देंगे। जितने मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो सामूहिक रूप से जवाब देंगे उसका, किसी भी तरीके का कोई सवाल कोई पूछेगा तो कहाँ जवाब देंगे, लोकसभा में, लोकसभा में जवाब देंगे। इसलिए वो समूह के रूप में कहाँ किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत सवाल, मतलब जैसे कि पूछा जाएगा, कोई सांसद ने पूछा कि गलवान घाटी में आपने कितने सैनिक खड़ा किए हैं, या जो कॉन्फिडेंशियल मुद्दे हैं उनसे संबंधित कोई सवाल पूछेगा, तो कोई पूछना चाहता है तो संसद में खड़े होकर जवाब नहीं देगा कोई भी कैबिनेट मंत्री कि हमने इतने जवान खड़ा किए हैं। कोई भाई जो अदर कंट्रीज है, चाइना को पता चल गया तो वो कॉन्फिडेंशियल मुद्दा है, वहाँ पे सबके पब्लिकली जवाब नहीं देगा। वो क्या करेंगे, अगर संसद सदस्यों को ऐसे सवाल पूछने हैं तो वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति जी से संसद सदस्य सवाल पूछेंगे। राष्ट्रपति जी जो हैं वो मंत्री को अपने ऑफिस में बुलाएंगे, उस मिनिस्टर को पर्सनली अपने ऑफिस में बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का वो जो सवाल पूछे रहेंगे उसको उनको पूछेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से अपने ऑफिस में बुला के सवाल पूछने का अधिकार किसके पास है, केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। सांसद उनको सवाल पूछेंगे, वो पर्सनली बुला के पूछेंगे और उसको जवाब देंगे। तो व्यक्तिगत सवाल के लिए, ठीक है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, मंत्री लोग, राष्ट्रपति के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। इसके अलावा मंत्री
मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं है, मंत्रियों को हटाने का अधिकार और नियुक्ति का अधिकार दोनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग? ये हो गया। अब देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या चीज़ होता है। पहली बात तो ये बता दूं कि मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में किया ही नहीं गया है, केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रियों की 4 श्रेणी होती है, मतलब ये मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं जो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, लगभग 60-70 मंत्री एक साथ होते हैं यहाँ पर। लेकिन मंत्रिमंडल क्या चीज़ होता है? मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है जो मुख्य डिपार्टमेंट देखते हैं। देखिए मंत्रिमंडल क्या होता है? कैबिनेट मंत्री जितने रहेंगे, ठीक है, उतने लोगों का समूह रहेगा। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर रहते हैं, उन पूरा सबको नहीं बनाया सकता, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो उतने लोगों का, कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह होता है वो कैबिनेट मंत्रिमंडल कहलाता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद में ये 4 प्रकार के सब मंत्री मिला के मंत्रिपरिषद बनता है। दूसरा, आकार निश्चित नहीं है मंत्रिपरिषद का, ठीक है। मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में संविधान में कोई भी अनुच्छेद ये नहीं कहता कि मंत्रिपरिषद में इतने ही मंत्री होने चाहिए, ये नहीं बोलता, ठीक। लेकिन मंत्रिमंडल का आकार सीमित है। मंत्रिमंडल का आकार कैसा रहेगा? 545 टोटल लोकसभा में सदस्य हैं। टोटल सदस्यों का 15% लोगों को ही मंत्री बना सकते हैं आप। यह है अनुच्छेद 75(1) क। अनुच्छेद 75(1) क ये कहता है कि 545 के आप 15% लोगों को, 15% सांसदों को ही आप मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं। 15% का मतलब क्या होता है? आप इसको 15% निकालेंगे 545 का तो क्या आएगा? 81.5 आएगा, लगभग 82। तो 82 से ज़्यादा क्या होते हैं? मंत्री नहीं हो सकते। कैबिनेट मंत्री 82 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और वही कैबिनेट मंत्री 82 लोग क्या हो, कहाँ शामिल होंगे? मंत्रिमंडल कहलाएंगे, ठीक है। मंत्रिमंडल में वही 82 लोग शामिल होंगे। तो आकार इसका क्या है? अनुच्छेद 75 के 1 क ने तो आकार इसका क्या कर दिया? सीमित कर दिया। लेकिन मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में कोई चीज़ नहीं बोला गया है, ठीक। अब देखिए, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री। मैंने क्या बताया? कैबिनेट मंत्री डिसीजन मेकिंग पावर रहता है उनके पास, सबसे मेन पावर, वही हेड रहते हैं उस विभाग के। तो मंत्रिमंडल जो उनको बोलेगा वो क्या करेंगे? ये लोग उस मामले में उनकी हेल्प करेंगे, उसको सलाह देंगे। तो मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण कौन करती है? मंत्रिमंडल करती है। और इनके निर्देश जो होते हैं, अब मंत्रिमंडल को कौन निर्देश देगा? मंत्रिमंडल तो खुद में एक हायर अथॉरिटी है, तो निर्देश, इनके निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी होता है, जबकि इनके निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 74-75 में इसका वर्णन किया गया है मंत्रिपरिषद का, मैंने बताया। और मंत्रिमंडल संविधान में नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। इसका मंत्रिमंडल का उल्लेख है नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है, पहले नहीं था। संविधान संशोधन 1978 के अलावा अनुच्छेद के द्वारा 352 में इसे जोड़ा गया है, ठीक है, बाद में। मंत्रिमंडल वही कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है, ठीक। अब देखिए, मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ ही डूबती है। यह एक इकाई के रूप में कार्य करती है। देखिए, जब कोई भी मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है किसी भी मंत्री के प्रति, ठीक है, कैबिनेट मंत्री कोई है अगर, ठीक है, मंत्रिपरिषद है, मंत्री में कैबिनेट मंत्री कोई है, कैबिनेट मंत्री के लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, मान लो जाए ये कैबिनेट मंत्री है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर मंत्री के, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है कोई, और अगर कहीं वो प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, सरकार भंग हो जाती है, सरकार विघटित, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है फिर। तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है अगर किसी कैबिनेट मंत्री के प्रति के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया उसके खिलाफ, तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। इसलिए कहते हैं मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है, एक साथ ही एक दूसरे के लिए वो लोग जिम्मेदार रहते हैं, वो प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, और एक साथ डूबती है, एक इकाई के रूप में उनको कार्य करती है। मंत्रिपरिषद जो है वो एक इकाई के रूप में कार्य करती है, इसलिए उसको कहा गया है कि एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। एक दूसरे के डिपार्टमेंट के लिए जो लोग रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सभी डिपार्टमेंट, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री जो है वो वित्त विभाग के मंत्री के लिए कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट में कुछ नहीं बोल सकते, वो सलाह दे सकते हैं लेकिन उनको मानना बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग उत्तरदायी लोग रहते हैं। सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया? आर्टिकल 74 बताया। आर्टिकल 75 क्या होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सहायता से और सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद 75(1)
यहाँ पे मैंने बता दिया मंत्रिपरिषद का आकार सीमित है, 15% लोग ही लोकसभा के सदस्य मंत्री बन सकते हैं। 75 यहाँ पे है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहेंगे। यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की सहायता और मतलब सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। 75-3 यहाँ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75-4 राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाना, ये 75-4 में बताया गया है। 75-5 कोई भी मंत्री 6 माह तक ही सदन का सदस्य रह सकता है। ये आगे मैं और बताऊंगा डिटेल में, जब आगे हम पढ़ेंगे तब। 6 माह तक ही सदस्य रह सकता है सदन का। तो कोई मंत्री 6 माह तक कैसे सदस्य रह सकता है कि 6 माह तक, भाई कोई भी मंत्री 6 माह तक सदस्य रह सकता है। उसके बाद मतलब कोई भी मंत्री अगर नहीं है तो 6 माह तक ही सदन का सदस्य रह सकता है। उसके बाद उसको एक सदन का, कोई भी व्यक्ति, आम आदमी भी 6 माह तक मंत्री रह सकता है। उसके बाद उसको एक सदन का, कोई भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। तो अगर कोई आम आदमी है वो भी सदन का मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको क्या करनी पड़ेगी, 6 माह के भीतर कोई भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। 75-6 क्या बोलते हैं, मंत्रियों के वेतन जो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, वो मंत्रियों के वेतन के बारे में 75-6 में बताया गया है। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, अंतर क्या होता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से नोट करिए और अच्छे से ध्यान में रखिए इसको। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।